जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के डिजाइन और डेवलपमेंट में काफी प्रगति कर रही है और एडीए ने कई प्रकार के यूएवी तैयार किए हैं, जिनमें टैक्टिकल यूएवी, निगरानी करने वाली यूएवी और टारगेटेड ड्रोन शामिल है, जो कि कई तरीके के पेलोड अपने साथ ले जा सकते हैं और इनका जो एंड्योरेंस है वो भी काफी जबरदस्त है। लेकिन अब एडीए ने अपने मेल यूएवी प्लेटफॉर्म के लिए मल्टी फंक्शन फेस्ड एरे रडार और सिंथेटिक अपर्चर रडार रेडॉम को तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। किसी भी यूएवी सिस्टम में जो रेडॉम होता है वो काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, जो कि किसी भी तरीके के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे सिग्नल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को ऑनबोर्ड रडार सिस्टम में रहते हुए बचाता है। और मेल यूएवी पर इन मल्टी फंक्शन फेस्ड एरे रडार और सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाने से इनकी रिकॉग्निसेंस और सर्विलांस क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत ने दोस्तों रशिया को 259 Su-30 MKI के लिए $12 बिलियन का भुगतान किया था। ऐसे में दूसरी तरफ 110 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद की जो लागत है वो इससे दोगुनी हो सकती है। हालांकि सुखोई 30 MKI काफ़ी किफ़ायती कीमत और अपनी ज़बरदस्त क्षमताओं के कारण इसे एक महत्वपूर्ण एसेट बनाता है इंडियन एयरफोर्स का। लेकिन भारत ने दोस्तों सुखोई 30 MKI से कोई नई चीज़ नहीं सीखी ताकि अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को भारत विकसित कर सके, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स काफ़ी महंगे हो गए और भारत के आयात पर निर्भरता बढ़ गई। वहीं दोस्तों चाइना ने रशियन फाइटर जेट्स खरीदे और उसने अपने फाइटर जेट्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि चीन रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। इसलिए चाइना ने J-16 और J-15 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स तैयार कर लिए, भले ही इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की हो। वहीं दोस्तों भारत का तो सुखोई 30 MKI के लिए रशिया के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट पर साइन था। इसके अलावा अनुभव भी भारत के पास था ताकि भारत इससे सीखते हुए अपना स्वदेशी प्रोग्राम विकसित कर सके, लेकिन ऐसा कोई फायदा नहीं उठाया गया। अभी भी दोस्तों आप देखेंगे तो रडार और सेंसर जैसे अधिकांश जो अपग्रेड है उसमें भारत या तो रशिया या फिर पश्चिमी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। हालांकि थोड़ा चेंजेस अब आया है जब सुपर सुखोई अपग्रेड कॉन्फ़िगरेशन को भारत ने शुरू किया, जिसमें कि रशियन कंपोनेंट्स को बदला जाएगा, लेकिन ऐसा होने में भी कम से कम 8 साल और लग जाएंगे। भारत ने कभी भी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया। भारत भी दोस्तों सुखोई 30 MKI को घरेलू रूप से एक एडवांस वेरिएंट के तौर पर तैयार कर सकता था। आज बात यह हो चुकी है कि भारत को राफेल जैसा महंगा फाइटर जेट आयात करने पर निर्भर होना पड़ रहा है। भारत दोस्तों गलतियों से सीखता तो है, लेकिन काफी देर में सीखता है। तेजस मार्क 2, AMC जैसे प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण अब हो चुके हैं, लेकिन भारत को कम लागत वाले फाइटर जेट भी चाहिए। हालांकि भारत फ्रांस या फिर इजराइल जैसे देशों के साथ जॉइंट वेंचर करने की संभावनाएं तलाश रहा है ताकि एक मॉडिफाइड सुखोई 30 MKI को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे कि चाइना ने घरेलू और विदेशी तकनीकों के साथ अपनी फ्लीट के बेड़े को अपग्रेड किया है। यहाँ पर हालांकि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भारत ऐसा कर भी सकता था ताकि एक कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर जेट बन सके जो कि काफी मॉडर्न हो सके। और चाइना की रिवर्स इंजीनियरिंग दोस्तों कोई विफलता नहीं है बल्कि एक सफलता है, आप सब जानते हैं इस बात को। अगर भारत ऐसा करता तो भारत रशिया और पश्चिमी देशों के फाइटर जेट से एडवांस फाइटर जेट्स बना सकता था और उन्हें टक्कर दे सकता था। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। पुणे बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एथरॉन ने अंडर वाटर 50 किलोग्राम के ऑटोनॉमस टारगेट के लिए अपने एरियल डिलीवरी सिस्टम के हार्बल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और ये काफी महत्वपूर्ण टेस्ट है दोस्तों। और इस परीक्षण ने अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए 50 किलोग्राम पेलोड को सटीक रूप से डिलीवर किया और अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। और अब इनका जो नेक्स्ट फेज है उसमें एक मैन्ड हेलीकॉप्टर्स के साथ इस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना है, जो कि ऑपरेशनल रेडीनेस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। AMC मार्क 2 फाइटर जेट, इस फाइटर जेट के साथ आर्टिफिशियल ऑपरेटेड अनमैन्ड बॉम्बर, जो कि एक हैवी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा, उसे इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जिसमें कि जो घातक यूकैफ है उसे AMC मार्क 2 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि एक स्टेल्थी ड्रोन बॉम्बर होगा जिसका इस्तेमाल कई हाई स्टेक मिशंस के लिए किया जा सकेगा। और ये AMC मार्क 2 के आर्सनल में काफी महत्वपूर्ण एसेट होगा। घातक यूकैफ में इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए कंपोजिट मटेरियल्स और स्टेल्थ कोटिंग होगी, जिससे कि रडार की पकड़ में ये नहीं आएगा। और ये यूकैफ कई तरीके की भूमिकाएं निभा सकेगा, जैसे कि दुश्मन के रडार पर हमला करना, टोही मिशनों को ऑपरेट करना और एक मिनी बॉम्बर के रूप में कार्य करना। कहा जा रहा है कि घातक यूकैफ काफी हद तक ऑटोनोमस रूप से काम करेगा, जो कि रियल टाइम के डेटा इनपुट और विश्लेषण के आधार पर अपना फैसला खुद लेगा, यानी कि इन्हें किसी तरीके से गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन घातक अपने ऑनबोर्ड AI का इस्तेमाल करके जो उसकी उड़ान योजनाएं हैं उसे वो बना सकेगा, जिसमें कि ये इंसानी इनपुट के साथ हमले की रणनीति भी चुन सकता है। यानी कि ये यूकैफ काफी हद तक ऑटोनोमस होगा। इसकी गतिविधियों की निगरानी के लिए ह्यूमन इन कमांड भी होगा, जो कि इसे मॉनिटर कर पाएगा। मतलब साफ है कि
ये यूकैफ जो सेट पैरामीटर्स हैं उसी के हिसाब से बिल्कुल काम कर सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिका भले ही भारत को अपने F-18, F-15EX, F-21 और F-35 की पेशकश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण आ गई है सामने। अगर भारत अमेरिकी फाइटर जेट को चुनता है तो भारत को किल स्विच का ध्यान रखना होगा। अमेरिका हमेशा से इस चीज को लेकर बदनाम होता है कि वो इन फाइटर जेट्स में किल स्विच लगा देता है, जिससे कि बैकडोर के माध्यम से वो इन फाइटर जेट्स को निष्क्रिय बना देगा। अच्छा, आपने देखा होगा इसीलिए भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अमेरिकी मूल के फाइटर जेट्स को ऑपरेट नहीं करना चाहती। रीजन और भी हो सकते हैं कि भाई हमारे पास अनुभव नहीं है उनके फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने का, लेकिन किल स्विच के बारे में भी बात सामने आई है। एक बात और है यहाँ पर कि अमेरिका तो अब भारत पे किस तरीके से दबाव बना रहा है जियोपॉलिटिकली। आपने देखा होगा F-404 इंजनों की डिलीवरी में लगातार वो देरी कर रहा है ताकि MRFA टेंडर में उसके फाइटर जेट्स को शामिल किया जा सके। किल स्विच के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक बैकडोर मैकेनिज्म होता है जो कि सॉफ्टवेयर आधारित होता है, जिसके जरिए जो देश इन फाइटर जेट्स को बनाता है और किसी को एक्सपोर्ट करता है तो वो अपनी मनमर्जी से इनके प्रदर्शन को यानी कि इनके परफॉर्मेंस को बिल्कुल खत्म कर सकता है या फिर उनकी क्षमताओं को कम कर सकता है। हालांकि अमेरिका का भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और इस तरीके का जो बैकडोर या जानबूझकर या फिर अनजाने में किया गया काम जोखिम बढ़ा सकता है। अमेरिका ने दोस्तों पाकिस्तान के F-16 के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ऐसे में जो F-15EX या F-35 भी है वो भी इससे अछूते नहीं है। इसीलिए भारत आत्मनिर्भरता पर तो जोर दे रहा है, लेकिन अगर भारत अमेरिकी फाइटर जेट्स की तरफ जाता है तो किल स्विच का सामना करना पड़ेगा। भारत अब विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता को कम करने के लिए तेजस मार्क 2 और AMCA और TEDBF जैसे प्रोग्राम्स पर तेजी से काम भी कर रहा है। अमेरिका की फाइटर जेट्स की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो ज़बरदस्त है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक किल स्विच एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिकी फाइटर जेट्स खरीदना मतलब अपने आप को धोखा देने के बराबर है। इजराइल ने दोस्तों आखिरकार सीरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पे इजरायली वायुसेना के जो कमांडोस है वो पहुंच गए हैं और इस पर्वत का नाम है हेरमोन, जिससे कि इजराइल को टेक्टिकली बड़ा फायदा होगा। यहाँ से वो आसानी से हिजबुल्ला और जो STS है उन पर हमला कर सकता है। इवन वो ईरान के हमलों को भी फेल कर सकता है। ये बहुत रणनीतिक जगह है जिसके लिए इजराइल काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था और ये पहाड़ सीरिया के बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर तक है और सीरिया की राजधानी से 40 किलोमीटर दूर। इजराइल का इस चोटी पर कब्जा करना मतलब साफ है कि इसका खामियाजा ईरान से लेकर हिजबुल्ला तक को भुगतना पड़ेगा। भारत को दोस्तों दो देश अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि रशिया तो कर ही रहा है, लेकिन F-35 जो कि अमेरिका का है वो भी पेश किया जा सकता है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स यहाँ पर इन दोनों फाइटर जेट्स की कुछ ऐसी तुलना करते हैं जहां पर आपको लगेगा कि कौन सा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि Su-57 अमेरिकी F-35 से काफी बेहतर होगा। सबसे खास बात ये होगी इस फाइटर जेट को मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा और ये 2 सीटों वाला वेरिएंट होगा जिसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, ट्रेनिंग के पर्पज से भी और साथ ही साथ किसी जंग की स्थिति में अगर जाते हैं तो एक पायलट एयरक्राफ्ट को संभालेगा तो दूसरा पायलट लक्ष्यों को निशाना बनाएगा। यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि F-35 पर जो अमेरिकी सिस्टम्स हैं उनके कई सारे जोखिम हैं। F-35 की टेक्नोलॉजी में कई कमजोरियां मौजूद है जिसका दुश्मन युद्ध के दौरान फायदा उठा सकता है। वहीं Su-57 में इससे ज्यादा खूबियां हैं। ये लंबी दूरी तक मार कर सकता है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें, साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इसमें इंटीग्रेट हो सकती हैं। Su-57 का एडवांस रडार और लो रडार सेक्शन है। ये एक पूरा स्टेल्थ फाइटर जेट है। दोस्तों ये सारी बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि भारत के अपने दोनों पड़ोसी मुल्कों के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के पास भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट आ जाएगा, तो इसीलिए भारत के पास ऑप्शन अगर बचता है तो वो सिर्फ Su-57 का बचता है, क्योंकि अगर हमने F-35 को खरीदा तो दिक्कतें हमारी बढ़ सकती हैं। क्योंकि अमेरिका, मैं हमेशा बताता आया हूँ कि वो आपको इसे देने से पहले कई तरीके के पेपर्स साइन करवाएगा, जिसमें कि मनमानी अमेरिका की रहेगी। यहाँ Su-57 की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसका काफ़ी सारा फायदा इंडियन एयरफोर्स को इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो भारतीय वायुसेना का Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट है वो इस फाइटर जेट के साथ कुछ समानताएं भी साझा करता है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना और इसरो ने गगनयान क्रू मॉडल की हाल ही में वेल डेक रिकवरी ली है, जिससे कि भविष्य में एस्ट्रोनॉट जब स्पेस से लौटें तो इस तरीके के ऑप्शन उनके लिए खुल सकते हैं। ये ट्रायल विशाखापट्टनम तट से थोड़ी दूर पूर्वी नौसैनिक कमांड के तहत किया गया था। यहाँ पर जो वेल डेक है इसका मतलब एक ऐसा शिप होता है जिसमें पानी भरा जा सकता है, जिसमें कि लैंडिंग क्राफ्ट्स और जो नाव है वो अंदर आकर रुक सकती हैं। लगातार भारतीय नौसेना इसरो इसका परीक्षण कर रहे हैं ताकि जब भारतीय गगनयात्री स्पेस की यात्रा करके वापस लौटे तो नौसेना उन्हें
कम से कम समय में सुरक्षित तरीके से रिकवर कर सके। फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।